वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं अन्वेषी पिन कंठतम। तो कहानी की शुरुआत में हम एसआई आनंद को दिखाया जाता है, जिसे केस के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। उसे सस्पेंड क्यों किया गया था ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम कहानी में जाते हैं फ्लैशबैक, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि आनंद का हाल ही में एक जगह से ट्रांसफर हुआ था और यहाँ पर चार्ज लेने के बाद उसने यहाँ के सारे क्राइम जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। अब कुछ दिनों के बाद आनंद के पास एक और केस आता है, जहाँ पर एक पिता अपनी लड़की की मिसिंग फाइल कंप्लेंट कराता है। वो कहता है कि उसकी 3 बेटी हैं, उनमें से एक बेटी जो है वो कॉलेज गई थी अपने एग्जाम का हॉल टिकट लेने के लिए, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं, वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। और उस लड़की का नाम लवली होता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लवली जल्द ही उनके घर आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी है। जिसके बाद लवली के पिता आनंद को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कि लवली को आखिरी बार देखा गया था। लवली को आखिरी बार बस स्टैंड के पास चाय की टपरी के पास देखा गया था। यहीं पर एक छोटी सी चाय की टपरी है जिसे 2 बुजुर्ग लोग चलाते हैं, और वहां पर आनंद को बताते हैं कि इसी चाय की टपरी के पीछे 2 लड़के हमेशा किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं, और शायद हमें पूरा ही शक है कि उन दोनों लड़कों ने ही लवली को गायब किया होगा। उनका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर ही होता है। कि वह बात सुनने के बाद आनंद तुरंत ही उनके घर पर पहुंच जाता है और उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लेता है। वो उनसे पूछताछ करना शुरू करता है और वो लड़के वहां पर घबरा कर सब कुछ सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि हमने लवली को गायब नहीं किया है। वो बताने लगते हैं कि उस दिन लवली का जब कॉलेज से वापस लौट रही थी तो उन्होंने लवली का हाथ पकड़ा था। इससे पहले कि वो लवली के साथ आगे कुछ और कर पाते, वहां पर एक मछली वाला आ गया था जो कि मछली बेचता है, और उसने देखते हुए उन दोनों ने लवली को यहाँ से छोड़ दिया था। जिसके बाद लवली काफी दूर निकल चुकी थी, इसलिए हम उसके पीछे नहीं गए और वापस घर आ गए थे। लेकिन उन दोनों की बातों पर किसी को भी कोई विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था। लेकिन फिर भी वो लोग अभी भी उनसे पूछताछ कर रहे थे। जिसके बाद आनंद जो है वो लवली के घर पहुंचता है। वो देखता है कि लवली जो है वो जीसस को बहुत मानती है। दरअसल में वो एक नन बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया था। साथ ही यहाँ पर लवली के पिता बताते हैं कि लवली अक्सर चर्च भी जाया करती थी फादर से मिलने के लिए। दूसरी तरफ पूरे इलाके में लवली की छानबीन चल रही थी। सभी मिलकर लवली को ढूंढ रहे थे। यहाँ के हर एक एरिया में वो लवली को ढूंढ रहे थे। यहाँ तक पर आनंद सोचता है कि क्यों ना उन्हें एक बार फादर से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए। लेकिन कांस्टेबल बताता है कि यहाँ पर 2 ग्रुप बटे हैं सर, कि एक चर्च में कोई भी नहीं जाता और एक ग्रुप तो चर्च में बिल्कुल भी नहीं जाता, और पुलिस का तो चर्च में जाना ही बहुत मना है। लेकिन आनंद उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और तुरंत ही चर्च की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं आज फादर से मिलकर ही रहूंगा। मिलने के लिए वहां की कम्युनिटी के लोगों को पहले ही मालूम चल जाता है कि आनंद यहाँ पर आने वाला है, और वो लोग आनंद को रोकने लगते हैं। लेकिन आनंद को तो बस किसी भी हालत में अंदर जाना था, जिस वजह से उनके बीच झड़प हो जाती है। और उसी वक्त इंस्पेक्टर की भी एंट्री होती है और वो यहाँ पर आनंद को रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस चर्च के अंदर पुलिस नहीं जा सकती। इस वजह से इंस्पेक्टर जो है वो एसआई आनंद को, और भी तभी उसके पास एक खबर आती है कि कुएं में किसी अनजान शख्स की लाश मिली है। वो एकदम से शौक में हो जाता है कि कहीं वो लवली की लाश तो नहीं है। और उसके बाद उसके वहां पर जाते हैं और वहां पर बोरे से निकाला जाता है। तो जब भी ऐसा लग रहा था कि उस बोरे में लवली की लाश होगी, जैसे ही उसे बाहर निकाला गया और उस बोरे में उस डेड बॉडी को बाहर निकालते जाता है तो सचमुच में भी वो लवली की लाश होती है। ये देखकर लवली के पिता पूरी तरह से तंग रह जाते हैं और वो टूट जाते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो 2 लड़के लवली को जो परेशान कर रहे थे, इंस्पेक्टर उन दोनों को लॉकअप में बहुत मारता है और उनसे जबरदस्ती उगलवाने लगते हैं कि बताओ तुमने क्यों मारा उन दोनों को, बताओ। लेकिन वो यहाँ पर जब भी बोलते कि हमने सर कुछ नहीं किया, सर हम सच बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर जो है वो भी फादर की साइड है, मतलब कि फादर के फेवर में, इसलिए वो फादर के पास जाकर इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है। आनंद से साफ मना कर देता है, कोई भी वहां पर नहीं जाएगा। जिस कुएं से लवली की डेड बॉडी निकाली गई है तो उस कुएं के आसपास आनंद जो है वो छानबीन करने लगता है। उससे एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी, मतलब कि लवली को यहीं से घसीट कर ले जाया गया होगा। जिसके बाद डीआईजी की एंट्री होती है और वो भी फादर की साइड ही, मतलब है कि वो भी फादर के फेवर में ही होते हैं। और यहाँ पर इंस्पेक्टर ने डीआईजी को इस केस के बारे में सब कुछ बता दिया था और डीआईजी को यहाँ की कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था। इसलिए वो चाह रहे थे कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे और किसी के ऊपर इल्जाम डालकर फ्री हो जाए, वरना उनकी नौकरी भी जा सकती है। यहाँ पर डीआईजी को पता लगता है कि उसने एक केस को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है और उसने पता लगाया कि लवली जिस जगह से गायब हुई थी
उस जगह से गायब हुए हैं वो कुआं है और वो बहुत दूर पड़ता है। उन्हें अगर उस जगह से लवली को ठिकाना लगाना ही था तो वो पास वाले कुएं को भी यूज कर सकते थे, जबकि वो इतनी दूर गए और उस कुएं के पास सिर्फ चर्च ही है, मतलब कि फादर का घर ही है। इसलिए हमें एक बार उनसे पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डीआईजी आनंद का मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इस केस में दखलंदाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और ये केस को एकदम सीधा है और इसको वो लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। जिसके बाद एक कुत्ते का सहारा लिया जाता है, उससे लवली के कुछ कपड़े सुंघाए जाते हैं और वो कुत्ता जो है वो धीरे धीरे करके चर्च के पास पहुंच चुका था और चर्च के बाद खड़ा होकर वो भौंक रहा था। ये देखकर आनंद तो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि चर्च के अंदर कोई ना कोई राज है, लेकिन डीआईजी तो फादर के फुल सपोर्टर हैं, इसलिए वो किसी भी पुलिस वाले को चर्च के अंदर नहीं जाने देंगे। ये सारी चीजें देखकर आनंद को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह अब आगे हम देखते हैं कि आनंद के पास लवली के पिता आते हैं और लवली के पिता यहाँ पर आनंद को बताते हैं कि आखिरी बार लवली को एक और इंसान ने देखा था, उसका नाम है सिराज। सिराज दरअसल में एक बस कंडक्टर है और वो जब अपने काम पर जा रहा था तो उसने लवली के फादर के घर पर जाता हुआ देखा था और उसने ये भी बात पूरी तरह से कंफर्म की है कि ये सुनने के बाद आनंद को पूरी तरह से शक हो जाता है कि फादर के घर में कोई ना कोई राज जरूर है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि फादर के घर में एक चोर घुस जाता है और ये बात फादर को भी मालूम चल चुकी थी। फादर जब उठता है तो वो चोर जो है वो दरवाजा तोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फादर उसका पीछा करता है लेकिन फादर उसे नहीं पकड़ पाता। अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर जो है वो अपने दरवाजे को ठीक करवा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर थोड़ी देर में आनंद जो है वो उसी चोर के साथ आ जाता है और कहता है कि हमने आपके चोर को पकड़ लिया है और हमने इसे अरेस्ट भी कर लिया है, इसलिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन फादर कहता है कि मैंने इस चोर को माफ कर दिया है तो आपको तलाशी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आनंद को तलाशी लेनी ही थी, इसलिए वो उनके घर में पहुंच जाता है। सर माफ कीजिएगा, अब आपने नहीं लिखवाया, लेकिन इस चोर ने क्या क्या चोरी करा वो तो हमें देखना ही पड़ेगा ना, तो सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें एविडेंस के रूप में हेयर सैंपल भी मिलते हैं और कुछ चूड़ियां भी मिलती हैं। उन्हें देखकर यही लग रहा था कि यहाँ तो जरूर लवली के ही होंगे। जिसके बाद आनंद फादर को पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि यहाँ पर आनंद ने इस केस के बारे में बहुत सारे राज पता कर लिए थे और आनंद ने पुलिस स्टेशन में लवली की बड़ी बहन को भी बुलाया था और यहाँ पर अब आनंद जो है वो सभी को बताने लगता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था उसको, क्योंकि उसे अब तक ये कुछ सब कुछ मालूम चल गया था। वो बताता है कि फादर का एक बेटा है जिसका नाम डैन है, जो कि बाहर पढ़ाई करता है और वो कुछ दिन पहले फादर के घर पर रहने के लिए आया था। तो फादर बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही दिन उन्हें किसी कारण बस बाहर जाना पड़ा था, किसी काम के कारण। तो डैन अब घर में अकेला था, तो उसने सोचा क्यों ना आज रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिता पाए, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लवली की बड़ी बहन थी, जो सारी रात डैन ने लवली के साथ बिताई थी। अगली सुबह जब कॉलेज से एग्जाम हॉल की टिकट लेते हुए लवली जो है वे फादर के घर पहुंची थी तो यहाँ पर दरवाजा जो है वो लवली के बड़ी बहन ने खोला था। ये देखकर दोनों ही एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी और यहाँ पर लवली कहती है कि फादर सब कुछ बता देंगे क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। उन दोनों ने लवली को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन लवली बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, इसलिए उन लोगों ने लवली का मुंह बंद करके अंदर अकेले लेकर चले गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनके घर पर एक पोस्टमैन आता है, लेकिन पोस्टमैन को यहाँ पर घर में कोई भी नजर नहीं आया था क्योंकि दरवाजे अंदर से बंद थे। वो सारे दरवाजे लवली की बड़ी बहन ने बंद कर दिए थे, जबकि दूसरी तरफ डॉन से लवली का मुंह इस तरह से बंद किया था कि लवली सांस तक नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से दम घुटने की वजह से लवली की जान चली गई थी। और ये सब कुछ जाने अनजाने में हुआ था। सबसे पहले तो उन लोगों ने लवली की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया, वो फादर के घर में ही है और वो फिर लवली की बड़ी बहन वापस अपने घर पर आ गई। और यहाँ पर बात चलती है कि लवली बहुत देर से हो गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची है। शायद उन्हें इस बात की टेंशन कम हो रही थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लवली घर पर आ जाती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन को तो बहुत अच्छे से मालूम था कि अब वो घर पर कभी नहीं आने वाली। अब रात होते ही लवली की बड़ी बहन उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि डॉन को वो अकेला फंसने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन दोनों लोगों ने उस लाश को एक कुएं के पास ले गए और उस कुएं में से फेंक दिया। तो ये केस तो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका था। डॉन ने ये सब कुछ किया था और कहीं ना कहीं ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर आनंद को समझा रहे थे कि जब वो लोग डॉन को कोर्ट लेकर जाएं तो उसे बड़े ही आराम से लेकर जाएं क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है। जैसे ही आनंद यहाँ पर डॉन को लेकर कोर्ट जाता है तो वहां पर बहुत सारे लोग भीड़ जमा हो जाती है और वो वहां पर सारे लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए डॉन जो है वह खुद आनंद के हाथों से हथकड़ी छीन कर
वहां से भाग निकलता है और भागते भागते जब वो रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है तो वहां एक ट्रेन की चपेट में आने से डॉन की मौत हो जाती है। ये सब चीजें देखकर सारा इल्जाम जो है वो आनंद के ऊपर आता है, क्योंकि आनंद उसी की कस्टडी से भागा था, जिस वजह से आनंद को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि आनंद ने इस केस को सॉल्व कर दिया था, इसके बावजूद उसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस तरह से आनंद ने अपना पहला केस सॉल्व कर दिया था। जिसके बाद एक ऑफिसर जो है वो आनंद को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हें केस देना चाहते हैं। हालांकि वो अनसॉल्व केस है और इस केस को पहले भी कुछ टीम वो सॉल्व कर चुकी है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी टीम इस केस को सॉल्व करे। तुम्हारे जितने भी लोगों पर सस्पेंशन चार्ज लगे हुए हैं उन सारे सस्पेंशन को हटाते हैं। जिसके बाद आनंद जो है वो अपनी टीम से मिलता है, उन्हें इस केस के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि पहले भी इस केस पे कुछ और भी टीम का काम कर चुके हैं वो तो सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। जिसके बाद वो लोग गांव में पहुंचते हैं, जहां पर कि सुभाष नाम का बंदा जो है वो एक स्पीच दे रहा होता है कि आज के बाद हम इस गांव में कभी भी कोई भी पुलिस टीम को यहाँ पर रहने नहीं देंगे और इस केस पर काम नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले भी कुछ टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने केस को सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी वजह से हमारे गांव के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी और गांव के लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया था, जिस वजह से हम आपका साथ नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद आनंद को ऐसा लगता है कि अगर गांव के लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। जिसके बाद वो नायर नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और कि जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है, वो यहाँ पर उनसे कहता है कि चाहे कोई भी साथ दे या ना दे, लेकिन मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ये सुनने के बाद आनंद के जान में जान आती है कि आखिर कोई तो है जो उनका साथ देने वाला है। तो अब ये यहाँ पर इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिस केस में सिलसिले में वो यहाँ पर आए हुए थे। दरअसल में उस लड़की का नाम श्रीदेवी होता है और वो पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और इस श्रीदेवी की जो माँ जो है वो सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसके पिता श्रीदेवी की माँ को बुरी तरह से मारते थे। इसलिए श्रीदेवी की माँ ने अपने पति को छोड़ दिया था और किसी दूसरे इंसान के साथ रहने लगी थी, लेकिन वो उसे भी मारा करते थे, जिस वजह से अब वो दोनों अकेले ही रहते हैं। यहाँ पर श्रीदेवी को शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद उसे भी ऐसा ही पति मिलेगा जैसा कि उसकी माँ को मिला है। और यहाँ पर एक पोस्टमैन अक्सर श्रीदेवी के पास आके उसकी बेस्ट फ्रेंड की चिट्ठी लाया करता था, जो कि मुंबई में रहा करती थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि श्रीदेवी को एक जंगल में मार दिया गया था। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। ये काम किसका था, इसी का पता करने के लिए आनंद की टीम यहाँ पर आई हुई थी। तो यहाँ पर नायर जो है वो आनंद की टीम को सब कुछ बता देता है कि पिछली टीम ने क्या क्या गलती की थी और उन्हें किन किन लोगों पर शक है। उसने श्रीदेवी के बैकग्राउंड के बारे में भी सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया था कि कौन कौन लोग हैं जो श्रीदेवी ऊपर गंदी नजर रखते थे। उनमें पहला नाम होता है सुभाष का था। सुभाष दरअसल में गांव का ही एक बहुत बड़ा आदमी होता है, जिसके घर पे टीवी है, मतलब कि गांव में सिर्फ एक ही टीवी होता है, इसलिए उसके घर पर अक्सर श्रीदेवी भी टीवी देखने के लिए जाया करती थी। लेकिन सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि सुभाष का कैरेक्टर जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए सबसे पहले आनंद सुभाष को अपने पास बुलाता है। पूछताछ के लिए सुभाष से पूछा जाता है कि जब श्रीदेवी की लाश मिली थी तब वह कहाँ पर था। तो पूरा गांव तो वहीं पर था, लेकिन सुभाष कहता है कि मुझे डर लग रहा था इसलिए वो वहां पर नहीं गया था। आनंद फिर से श्रीदेवी के घर पर कुछ छानबीन करने के लिए निकल जाता है। वहां जाकर उसे एक चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी दरअसल में श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड की थी, जो मुंबई में रहती थी। तो यहाँ पर आनंद सबसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि वो कह रही थी कि मुझे हिंदी सीखनी है, क्योंकि उसे कुछ भी वगैरह हिंदी काम करना नहीं आता था। और श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड बताती कि अक्सर उन दोनों की बात लेटर में हुआ करती थी। इसलिए सबसे पहले आनंद जो है वो पंचायत भवन पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वो ये देखना चाह रहा था कि आखिर उस समय में मुंबई में कौन गया था, लेकिन यहाँ पर वो आदमी जो है वो आनंद से कॉर्पोरेट नहीं करता और वह कोई भी जानकारी उसको आनंद को नहीं देता। आनंद उस लेटर को गौर से देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये जो लेटर है वो मुंबई से नहीं बल्कि हरियाणा से आया था। तब यहाँ पर आनंद जो है वो फिर से उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और उसे लेटर बताता है। तो वो बताती है कि ये लेटर तो मैंने लिखा ही नहीं है और ये राइटिंग भी मेरी नहीं है। ये सुनने के बाद तो आनंद के अंदर वो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और आनंद को ये भी बात हाल ही में पता चल जाती है कि श्रीदेवी जो है वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद आनंद जो है वो हैंड राइटिंग मैच करने के लिए पंचायत भवन में पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद
प्रेसिडेंट जो होते हैं वहां पर आनंद को रंगे हाथों जो पकड़ लेता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट जो है वो लातों का भूत था, वो तो बातों से नहीं मानने वाला था। इसलिए वो उसे जबरदस्ती करके रिकॉर्ड को चेक करता है और उसे लेटर की हैंडराइटिंग मैच करने के लिए एक रिपोर्ट मिल चुकी थी। और वो हैंडराइटिंग दरअसल में जगदीश की थी, जो कि हरियाणा में रहता है और वो करण का भी बेटा है। और वह धीरे धीरे करके सारे रहस्य खुलने वाले थे। तो यहाँ पर आनंद ने करण को भी अपने पास बुला लिया था, उससे भी उन्होंने पूछताछ चालू कर दी थी। आनंद यहाँ पर करण को बताता है कि श्रीदेवी का मर्डर जो है उसके लवर ने नहीं बल्कि तुमने किया है, क्योंकि तुम्हें ये बात सच पच नहीं रही थी कि तुम्हारा बेटा जो है वह नीची जाति वाली लड़की से प्यार करने और उससे शादी करे, इसलिए तुमने श्रीदेवी को मार दिया था। जिसके बाद जगदीश का वॉइस मेल सुनाया जाता है, जिसमें वो बताता है कि वो और श्रीदेवी जो है वो बचपन से प्यार करते थे। उन्होंने किसी की नजरों में नहीं आने दिया अपना प्यार, क्योंकि कोई भी उनके प्यार को सपोर्ट नहीं करेगा। अब एक दिन जगदीश के घर पर जब कोई भी नहीं था तो उसने घर पर श्रीदेवी को बुलाया था और यहाँ पर वो इंटीमेट हुए थे, जिस वजह से श्रीदेवी 3 महीने से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब काम के सिलसिले में जगदीश जो है वह हरियाणा चला गया था। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन दोनों ने भागने का प्लान बनाया था। जगदीश श्रीदेवी से कहता है कि वो उसके गाँव के बाहर इंतजार करेगा। तो जगदीश हरियाणा के गाँव की तरफ आता है और गांव के बाहर अगर उसका इंतजार करता है। लेकिन उस रात यहाँ पर जगदीश को मालूम चला था कि श्रीदेवी की जान चली गई है। ये सुनने के बाद तो वह पूरी तरह से टूट गया था और उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह वापस हरियाणा चला गया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद करुणाकरण सब एक्सपेक्ट कर लेता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है, क्योंकि उसी से ये सब कुछ किया था। और उसी आखिरकार यहाँ पर फिर से आनंद ने दूसरा केस भी सॉल्व कर लिया था। लेकिन अभी भी ट्विस्ट बाकी है। एसपी सर भी यहाँ पर आ चुके थे और हाल ही में उन्हें मालूम चला था कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर नायर ने एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली है। उसने एक लेटर भी छोड़ा था और उस लेटर में उसने सब कुछ बताया था। दरअसल में असली कातिल करुणाकरण नहीं है बल्कि नायर है। दरअसल उस वॉइस मेल में जो आवाज है वह करुणाकरण के बेटे जगदीश की नहीं है बल्कि नायर के बेटे आकाश की है। तो यहाँ पर आनंद और नायर एक दूसरे को समझने के बाद नायर बहुत अच्छे से समझ चुका था कि आनंद उसका खेल समझ चुका है और वो श्रीदेवी का लवर भी जगदीश नहीं बल्कि आकाश ही था। उसका वो लेटर लिखा करता था और वो सारे लेटर जो हैं वो नायर पढ़ लिया करता था। पोस्टमैन जो भी लेटर श्रीदेवी के पास लाया करता था, नायर उन सारे लेटर को चुपचाप से पढ़ लिया करता था। और जब ये उस बात मालूम चली कि उसके बेटे का अफेयर दरअसल में एक छोटी जाति वाली लड़की से चल रहा है, तो वो एक टॉलरेट नहीं कर पाया था। और एक रात जब वो दोनों भागने वाले थे तो यहाँ पर नायर ने श्रीदेवी को मार डाला था। लेकिन अब ये बात नायर को बहुत अच्छे से मालूम चली गई थी और ये बात आनंद को मालूम चल चुकी थी, कि इसलिए उसने एक सुसाइड नोट लिखा था और अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी। और आनंद ने अपना ये प्लान करुणाकरण के साथ मिलकर बनाया था। उसने सब कुछ करुणाकरण को बता कर दिया था और रिया भी सपोर्ट करने के लिए भी पूरी तरह से मान गया था। और इस तरह से आनंद ने अपना दूसरा केस भी पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दोस्तों खत्म होती है। जो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।